मेरी बात सुने बगैर कोई राय कायम मत किया करो, मैंने कहा। हम इसे जुबान खोलने पर मजबूर कर देंगे। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, मेरा मतलब है कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। फिर मैं अभी मालूम किए लेता हूँ कि स्टाफ में मुसलमान कितने हैं और वो कहाँ रहते हैं। तैमूर तेजी से बाहर निकल गया। बमुश्किल 2 मिनट में वो वापस आ गया। इसके हाथ में टेलीफोन डायरेक्टरी थी। फिर हम दोनों ही डायरेक्टरी पर झुक गए। जल्द ही हमने एक वीज़ा ऑफिसर का इंतखाब कर लिया। इसका नाम जगमोहन था। मैंने बिला तामुल हाई कमीशन का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से एक दिलकश निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते सर, इंडियन हाई कमीशन। देवी जी, ज़रा जगमोहन बाबू से बात कराइए, मैंने खुश इखलाकी से कहा। मैं सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जगमोहन लाइन पर था। वो अपनी मकरू आवाज़ में बोला, हेलो, जगमोहन स्पीकिंग। मिस्टर JM, मैं सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। तो फिर ऑफिस आ जाइए, जगमोहन ने कहा। मैं वहाँ आना नहीं चाहता, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। फ़ोन पर मैं वजाहत भी नहीं कर सकता। इतना बता दूँ कि बात आपके फ़ायदे की है। आपको कई $1000 का फ़ायदा हो सकता है, मगर मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा। मैं मिस्टर गुप्ता से बात किए लेता हूँ। ये नाम भी मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी ही में देखा था। अच्छा ठीक है, आखिर जगमोहन ने हथियार डाल दिए। मैं आपसे 2 बजे कैफ़े ग्रैंड में मिलने को तैयार हूँ। मैं नेवी ब्लू सूट में आऊँगा, टाई सुर्ख होगी। ओके, मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इस वक्त 11:30 बजे थे। मेरे पास काफ़ी वक्त था। मैंने तैमूर से कहा, तुम मोहम्मद अली सोसाइटी जाकर नज़ीर को बताओ, मैं जगमोहन को लेकर 3 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। हो सकता है वो बुनिए की औलाद अपने साथ कुछ और लोगों को भी ले आए और वो इससे दूर रहकर इसकी निगरानी करें। तैमूर की बात दिल को लगी। वाकई जगमोहन ऐसा कर सकता था। लंच टाइम ख़त्म हो चुका था, इसलिए कैफ़े ग्रैंड में रश भी नहीं था। मुझे वहाँ पहुँचने में 6-7 मिनट की ताख़ीर हो चुकी थी, मगर मैं जानता था कि जगमोहन लाखों रुपए की खातिर आधे घंटे तक इंतज़ार कर सकता है। मैंने कैफ़े में दाखिल होकर वहाँ मौजूद लोगों पर तायराना नज़र दौड़ाई, मगर जगमोहन मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैंने एक ऐसी टेबल का इंतखाब किया जहाँ से मैं कैफ़े के दोनों दाखिली दरवाज़ों के साथ साथ पूरे हाल का जायज़ा ले सकूँ। मैं और तैमूर अलग-अलग यहाँ पहुँचे थे। तैमूर की शानी पर इसका मखसूस शोल्डर बैग झूल रहा था, गोया वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। तैमूर अपने हुलिये से मस्कीन सा कोई स्याह लग रहा था। वो हॉल के दूसरे सिरे पर बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुला और नेवी ब्लू सूट और सुर्ख टाई में मलबूस एक आदमी कैफ़े में दाखिल हुआ। वो दरमियाने कद और ढीले ढाले जिस्म का मालिक था। इसकी रंगत गहरी सांवली थी। नेवी ब्लू सूट इस पर बहुत अजीब लग रहा था। इसके कोट के उबार से अंदाज़ा हो रहा था कि वो मुसल्ले है। इसने मुख्तात अंदाज में हॉल का जायज़ा लिया और आहिस्ता आहिस्ता खाली मेज़ की तरफ बढ़ गया। मैंने चंद मिनट इंतज़ार किया, फिर अपनी जगह से उठकर जगमोहन की तरफ बढ़ा। मैं इसके नज़दीक पहुंचा तो इसने मुश्तबा अंदाज में मुझे देखा। मिस्टर जगमोहन, मैंने आहिस्ता से कहा। बैठिए प्लीज़। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, वैसे भी यहाँ बात करना ठीक नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठे, हम चलते फिरते बात कर लेंगे। मैं आपको फिर यहीं ड्रॉप कर दूंगा। आखिर बात क्या है? वो तजब्जब के आलम में बोला। आपके फ़ायदे ही की बात है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। आइए बाकी बात गाड़ी में करेंगे। मैं एकदम दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मैं इसे सोचने समझने का मौका नहीं देना चाहता था। वो भी अपनी सीट से खड़ा हो गया। बाहर निकलने से पहले मैंने तैमूर को देखा। वो भी अपनी नशिस्त छोड़कर खड़ा हो गया था। मैं बाबा साईं की लैंड क्रूज़र लेकर आया था। ये गाड़ी बंगले में खड़ी कर दी थी। मैंने एहतियातन इसकी नंबर प्लेट्स तब्दील कर दी थी। मैंने गाड़ी का रुख क्लिफ्टन की तरफ कर दिया। जगमोहन बहुत मुस्तरिब था और बार बार घूमकर पीछे देख रहा था। पुल क्रॉस करने के बाद मैंने जगमोहन से कहा, मिस्टर जगमोहन, आजकल एक अमेरिकन तुम्हारे हाई कमीशन में मुकीम है। मुझे इसकी ज़रूरत है। तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? जगमोहन सख्त लहजे में बोला। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि मुझे इस अमेरिकन की ज़रूरत है। इसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख अमेरिकन डॉलर्स दूंगा। मैं इसे 10 करोड़ की ऑफ़र भी कर सकता था। कौन सी मुझे अदायगी करना थी? मगर वो गुप्ता साहब का मेहमान है, जगमोहन ने कहा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो किसका मेहमान है। मैंने कहा, तुम्हें 10 लाख डॉलर्स किस बात के दिए जाएंगे? बहुत मुश्किल है, जगमोहन बिड़बिड़ा कर बोला। मैंने जेब में हाथ डाला और नोटों की एक गड्डी निकाल कर इसकी गोद में फेंक दी। काम मुश्किल है, जब ही तो इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। फिर मैं चौंक कर बोला, इस अमेरिकन के साथ कोई लड़की भी है? वो एक लड़की को भी लाया है, मगर ऐसा लगता है जैसे वो लड़की कैदी हो। इस अमेरिकन ने यही बताया है कि लड़की का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे अमेरिकन के बारे में पूरी मालूमात करना है। ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की है
है कौन, मगर मुझसे तुमने सिर्फ अमेरिकन की बात की है, लड़की इसमें शामिल नहीं है, इसने कहा। मैं दिल ही दिल में हंस दिया, गोया जगमोहन ने मेरा फेंका हुआ कांटा निगल लिया था। पेमेंट किस तरह होगी वो अब खुल कर बात करने पर आमादा था। इस हाथ ले, मैंने बेनियाजी से कहा। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि काम होने के बाद तुम मुकर नहीं जाओगे, इसने पूछा। कोई गारंटी नहीं है, मैंने बेपरवाही से कहा। इससे जो कुछ मालूम करना था वो मुझे मालूम हो ही चुका था। अब ना तो वो पीटर को मेरे हवाले कर सकता था, ना ही मैं इसे कोई रकम देने के मूड में था। क्या मतलब है तुम्हारा, जगमोहन ने बदले हुए लहजे में कहा। मेरा मतलब यही है कि इस सिलसिले में कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें जुबान पर भरोसा करना पड़ेगा। तो फिर इस सिलसिले को यही ख़त्म समझो और मुझे वापस छोड़ दो, वो सर्द लहजे में बोला। मैंने गाड़ी को यू टर्न देने के लिए सड़क के किनारे रोक दिया। अकब नुमा आईने में मुझे तैमूर की गाड़ी दिखाई दी, वो भी हमसे कुछ फासले पर रुक गया था। तुमने खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर दिया, जगमोहन बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। वक्त तो तुमने बर्बाद किया है मेरा। मैंने इसे घूर कर देखा। अब मुझे किसी और से कांटेक्ट करना पड़ेगा, इस हवा में मत रहना, जगमोहन तंजिया लहजे में बोला। अब तुम इस अमेरिकन की गर्द को कभी नहीं पहुंच सकोगे। क्या कहना चाहते हो? मैंने घूर कर इसे देखा। मैं इस अमेरिकन को बता दूंगा कि कुछ लोग तुम्हारी तलाशी में हैं, तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे तुम, मैं सर्द लहजे में बोला, वरना खामखा जान से जाओगे। देखा जाएगा, इसने भी इसी लहजे में जवाब दिया। मुझे तुम यहीं उतार दो, ये कहकर इसने दरवाजा खोलना चाहा। वो हरामजादा अचानक मेरे लिए खतरा बन गया था। दिल तो चाह रहा था कि इसे गोली मार के यहीं फेंक दूं, मगर इस भरी पूरी सड़क पर यह भी मुमकिन नहीं था। यहाँ से जाते ही वो पहला काम ये करता है कि न सिर्फ पीटर को बल्कि हाई कमीशन के दूसरे अफराद को भी मेरे बारे में बता देता। फिर वाकई में पीटर की गर्द को भी ना पहुंच सकता। ये सारे ख्यालात बिजली के कौंधे की तरह कर गुजर गए। मैंने अचानक इसका हाथ पकड़ लिया और दोस्ताना लहजे में बोला, अरे यार तुम तो नाराज हो गए, चलो बैठो, मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूं, मुझे यहाँ से भी टैक्सी मिल जाएगी। वो माश के आटे की तरह अकड़ा जा रहा था। दिल तो चाह रहा था कि घूंसा मार कर इसका मकरू थोबड़ा तोड़ दूं, मगर मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया और बोला, अब गुस्सा थूक दो, हम कैफे में एक कप चाय पियेंगे और बिजनेस की बात करेंगे। लगता है तुम्हें पेमेंट की गारंटी देना ही पड़ेगी। मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ वक्त मिल जाए ताकि मैं इस हरामजादी का कोई बंदोबस्त कर सकूं। अपनी गारंटी अपने पास रखो, जगमोहन ने यूं कहा जैसे जाहिल बीवियां शोहरों से रूठती हैं, और मियाँ हाथ छोड़ो। इसने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी बात तो सुनो, मैंने इस दफा खुशामदाना लहजे में कहा, मगर मेरा बस नहीं चल रहा था कि इसे तोड़ फोड़ कर रख दूं। इसने उतरने की कोशिश की तो मैंने एक बार इसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा हराम के पिल्ले, वो टपट कर बोला। झटके से अपना हाथ छुड़ाकर एकदम बगली होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। इससे मुझे ऐसी फुर्ती की तवक्का नहीं थी। मेरा दिल चाहा कि इसी रिवॉल्वर की नाल इसके मुंह में ठोंस कर पूरे रिवॉल्वर की गोलियां इसके हलक में उतार दूं, मगर मैं सिर्फ सोच कर रह गया। इस हरामजादे ने मुझे इज्जत करके रख दिया। मैंने एकदम पैंतरा बदला और खौफजदा नजर आने की अदाकारी करते हुए बोला, अरे अरे क्या करते हो, गोली चल जाएगी, इसे जेब में रख लो, देखो इसे मेरे पास से हटा लो। मेरी हालत देखकर जगमोहन ने जोरदार कहका लगाया और हंसते हुए बोला, साला चूहा रिवॉल्वर देख के दम निकला जा रहा है और बने फिरते हैं गैंगस्टर। वो चंद लम्हे मेरी हालत से गोया महसूस होता रहा, फिर हंस कर बोला, चलो मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ, तुम मुझे वापस वहीं छोड़ दो, वहाँ मेरा स्कूटर खड़ी है, वो तो मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, मगर इस रिवॉल्वर को तो हटाओ। मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा। तुम गाड़ी चलाओ, तो हुक्माना लहजे में बोला। कमबख्त मुझे बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा समझ रहा था। मैं अगर वापस जाता तो रोड पर यहाँ से भी ज्यादा रश होता, मैं वापसी पर भी कुछ नहीं कर सकता था, मैं इसे छोड़ने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। अब मुझे जो कुछ करना था यही करना था। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डाली और एकदम एक्सीलेटर देकर ब्रेक दबा दिया। वो झटके से डैशबोर्ड पर गिरा। मैंने झपट कर इसका रिवॉल्वर छीन लिया। इसके हाथ ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। खामोशी से बैठे रहो, मैंने सर्द और सफाग लहजे में कहा और रिवॉल्वर की नाल इसके पेट में घुसा दी, वरना अभी तुम्हारी आंतें बाहर निकल आएंगी। इसके चेहरे पर मौत की जल्दी छा गई और वो यूं गुमसुम होकर बैठ गया जैसे इसका दम निकल गया हो। इसकी जगह कोई और होता तो शायद इसे काबू करना मुश्किल होता है। ड्राइविंग करने वाला किसी को गन पॉइंट पर रख ही नहीं सकता, मगर वो तो बिल्कुल मुर्दों की तरह बैठा हुआ था। मैं तेज रफ्तारी से साहिल समंदर की तरफ जा रहा था। 3 तलवार वाले राउंड अबाउट पर घूमते हुए बाएं तरफ से एक तेज रफ्तार कार मेरे सामने आ गई। मैंने इससे बचने के लिए स्टीयरिंग दाएं तरफ काटा तो इस तरफ जाने वाली कार से टकरा गया। दूसरी गाड़ी की मामूली सी रगड़ लगी थी, मगर वो मुझे छोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने वहां से निकलना चाहा तो कुछ फासले पर खड़े हुए ट्रैफिक सार्जेंट ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने इसे नजरअंदाज करके गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। मैंने अकब नुमा आईने में देखा, सार्जेंट अपनी हैवी मोटरसाइकिल पर गोली की तरह मेरे पीछे आ रहा था। वो सार्जेंट मुझे कभी नहीं पकड़ सकता था, मगर जगमोहन की मुसीबत मेरे साथ लगी हुई थी। मैंने सार्जेंट से वहीं पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया और
گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ سارجنٹ ایک دم میرے برابر آ گیا اور چیخ کر بولا، گاڑی روکو۔ میں نے جگموہن سے کہا، میں گاڑی روک رہا ہوں، مگر کسی قسم کی چالاکی مت دکھانا، ورنہ سارجنٹ کی پرواہ کیے بغیر تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں جیب میں سے بھی تمہارا نشانہ لے سکتا ہوں۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ سارجنٹ نے اپنی موٹر سائیکل میری گاڑی کے سامنے کھڑی کر دی اور میرے پاس آ کر بولا، گاڑی سے نیچے اتریں۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اترا ہی تھا کہ جگموہن حلق پھاڑ کر چیخا، بچاؤ بچاؤ۔ میں بوکھلا کر پہلے سارجنٹ کی طرف دیکھا، پھر جگموہن کی طرف گھوم گیا۔ جگموہن اپنی مکروہ آواز میں مسلسل مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حرامزادے کو کیسے خاموش کروں۔ پھر مجھے کافی فاصلے پر ایک موبائل دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ہم سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ اسی خوفناک صورتحال سے میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ حرامزادہ جگموہن کسی ریکارڈ کی طرح بج رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے قتل کر دے گا، اس کی جیب میں لوڈڈ گن ہے۔ اس کی مکروہ آواز نے میری رہی صحیح عقل بھی خبت کر دی تھی۔ میں حتی المکان خود کو نارمل اور بااعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے موقع پر جب کوئی آہینی اعصاب والا شخص بھی کسی اغوا کنندہ غیر ملکی سفارت خانے کے علاوہ ملازم سمیت رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو وہ بھی حوصلہ ہار بیٹھتا ہے۔ ٹریفک سارجنٹ تو بلائے ناگہانی کی طرح مجھ پر نازل تھا ہی، زیادہ خطرناک وہ پولیس موبائل بھی تھی جو لمحہ بلمحہ مجھ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ سارجنٹ نے ڈپٹ کر کہا، آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ اس گاڑی کو ٹکر مار کے فرار ہو جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، غلطی میری ہوتی تو میں ضرور یہ سمجھتا۔ بہرحال اس موقع سے فرار ہو کر تو آپ یہی ثابت کر رہے تھے کہ آپ کے دل میں چور تھا۔ پھر اس نے موہن کی طرف دیکھا اور بولا، یہ آدمی کیوں چیخ رہا ہے؟ مجھے تو تم کوئی وارداتیے لگ رہے ہو۔ کون ہے یہ آدمی؟ مائنڈ یور لینگویج آفیسر، میں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت اور بااعتماد لہجے میں کہا۔ اب تم جیسے دو ٹکے کے پولیس والے بھی مجھے وارداتیہ کہیں گے؟ واٹ ڈو یو مین بائی دا وے؟ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جناب اعلیٰ۔ سارجنٹ ایک دم نرم پڑ گیا۔ وہ میری شاندار گاڑی، باوقار شخصیت اور سب سے بڑھ کر میرے سخت اور پورے اعتماد لہجے سے مرعوب ہو گیا تھا۔ میں تو صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آدمی کیوں چیخ رہا ہے؟ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، میں نے جواب دیا۔ میری نظر اب بھی اس موبائل پر تھی جو وہاں سے کچھ فاصلے پر رک کر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی، اور یہ سب کے لیے بہت مطمئن کی بات تھی۔ یہ آدمی پاگل ہے، میرا ملازم ہے اور 2 دفعہ مینٹل ہاسپٹل سے فرار ہو چکا ہے۔ میں اسے دوبارہ مینٹل ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آفیسر جگموہن چیخ کر بولا۔ میں بھارتی ہائی کمیشن کا ملازم ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ سن لیا تم نے آفیسر؟ میں نے تہذیب امیز لہجے میں کہا۔ کبھی یہ خود کو بھارتی ہائی کمیشن کا ملازم بتاتا ہے اور کبھی کہتا ہے میں امریکہ کا سفیر ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی بھارتی سفارتکار کو اغوا کرنے کی؟ میری بات کا یقین نہ ہو تو تم میرے ہائی کمیشن سے کنفرم کر لو، جگموہن چیخ کر بولا۔ میرا نام جگموہن ہے اور میں وہاں کا ملازم ہوں۔ ٹریفک سارجنٹ کے چہرے پر پہلی دفعہ مجھے شبے کے آثار دکھائی دیے۔ اس کی جیب میں بھرا ہوا ریوالور بھی ہے، جگموہن جلدی سے بولا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، کیا ریوالور رکھنا جرم ہے؟ اس وقت تک وہ گاڑی بھی پہنچ چکی تھی جسے میں نے ٹکر ماری تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیوروکریٹس قسم کا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور گاڑی کا دروازہ زوردار دھماکے سے بند کرتا ہوا میری طرف بڑھا۔ ڈو یو نو مینرز اینڈ ایڈیکیٹس؟ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے خالص امریکن لہجے میں کہا۔ آئی نو ایوری تھنگ ویری ویل مسٹر، میں نے اس سے زیادہ بگڑی ہوئی انگلش میں جواب دیا۔ کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ میری غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود میں آپ کا نقصان پورا کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے تو نئی گاڑی خریدنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نقصان میرا بھی ہوا ہے مگر میں اسے ریپیئر نہیں کراؤں گا، بلکہ 1 گھنٹے کے اندر نئی گاڑی لے لوں گا۔ یہ مسئلہ تو آپ جیسے لوگوں کا ہے جو برسوں پائی جوڑ کے، کمیٹیاں ڈال کے یا پھر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے گاڑی خریدتے ہیں۔ سارجنٹ حقوق کی طرح کبھی میری اور کبھی اس نخوت بھرے بیوروکریٹ نما شخص کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ہماری گفتگو کا کچھ حصہ اس کی سمجھ میں آیا تھا اور کچھ اس کے سر سے گزر گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کے اثرات سے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا۔ میری تہذیب امیز گفتگو سے بیوروکریٹ نظر آنے والے کا چہرہ تحقیر کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے جیب سے اپنا پرس نکالا اور اسے بولا، فرمائیے کیا پیش کروں؟ 5,000 10,000 یا بہت زیادہ سرمایہ دار بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص بنا کر بولا۔ 5,000 تو میں 1 ہفتے میں اپنے کتوں پر خرچ کر دیتا ہوں، لگتا تو نہیں ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ اس بھاگ دوڑ کا کیا مقصد تھا؟ بات اصول کی ہے، وہ رعونت سے گردن اکڑا کر بولا۔ میں آپ سے تو پیسے ضرور وصول کروں گا، چاہے ابھی اور اسی وقت انہیں پھاڑ کر پھینک دوں یا کسی مستحق کو دے دوں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ انہیں کسی مستحق ہی کو دے دیں، مستحق بھی آپ کے سامنے ہی موجود ہے۔ میں نے سارجنٹ کی طرف اشارہ کیا اور پرس سے 5,000 کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے یوں لیے جیسے میری ساتھ پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ پھر وہ بکتا جھکتا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ سارجنٹ کے چہرے پر مایوسی تھی، کیونکہ اس ڈیل میں اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ مگر اس انڈین ہائی کمیشن والے کا کیا چکر ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ پاگل ہے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ خود کو اندرا گاندھی
जल्दी कहेगा तो मान लोगे तुम। इसका फैसला तो थाने जाकर ही होगा कि हाई कमीशन का मुलाजिम है या आपका। इसके बदले हुए रवैये से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वो मुझे पुलिस के हवाले किए बगैर नहीं छोड़ेगा। गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने इसके साथ मुका करने की कोशिश नहीं की थी। अब इस किस्म की कोई भी कोशिश इसे मजीद शुबे में मुब्तला कर सकती थी। मैंने अपनी घबराहट जाहिर किए बगैर सख्त लहजे में कहा, देखो ऑफिसर, मेरा वक्त कीमती है। थाने जाने और हाई कमीशन से तस्दीक करने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इस दौरान में मेरा जितना नुकसान होगा इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को नाकू चने चबा दूंगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? सार्जेंट मेरे इस रवैये से एक मरतबा फिर मरूब हो गया, मगर इस वक्त शायद मेरा सितारा ही गर्दिश में था। इसी वक्त पुलिस मोबाइल ने हरकत की और ऐन सामने आकर रुकी। पुलिस को देखते ही जगमोहन नए सिरे से वावेला मचाने लगा, बचाओ बचाओ, इस शख्स ने मुझे अगवा किया है और अब कत्ल करना चाहता है। पुलिस मोबाइल में से एक एएसआई उछल कर बाहर निकला और दरिश लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ, क्या बात है जनाब, ये आदमी क्या कहता है? मैं अभी सब कुछ तफसील से सार्जेंट को बता चुका हूँ। मैंने कहा अब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है कि नए सिरे से वो दास्तान सुनाऊँ। मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। ये आदमी कहता है कि ये इंडियन हाई कमीशन का मुलाजिम है। इन साहिब का बयान है कि ये पागल है। सार्जेंट ने मुख्तसरन बताया, आपको थाने तक चलने की ज़हमत करना पड़ेगी, एएसआई ने कहा, और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। ये शख्स मुझे अगवा करके लाया है और आपको जो कुछ कहना है थाने चल कर कहिएगा। एएसआई ने जगमोहन की बात काट दी। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस को तो मैं यूं भी मतलूब था। थाने जाने का मतलब था कि फांसी का फंदा अपने हाथों से अपने गले में डालना। मेरे पास इस वक्त भी एक छोड़ दो रिवॉल्वर मौजूद थी, यानी मेरे मुकदमात में मजीद इजाफा होने वाला था। मैंने कई दफ़ा बैकव्यू मिरर में एएसआई का जायजा लिया। वो कमबख्त बिल्कुल चौकस बैठा था और इसके सर्विस रिवॉल्वर का रुख मेरी खोपड़ी की तरफ था। वो कोई सरफिरा नौजवान था और मैं इस किस्म के लोगों से खूब वाकिफ था। मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करता तो वो एएसआई बेदरेक मुझे गोली मार देता। पुलिस स्टेशन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे इतना मौका भी न मिला कि मैं अपनी जेबों में रखे हुए रिवॉल्वर ही गाड़ी में कहीं छुपा देता। पुलिस स्टेशन पहुँच कर एएसआई सीधा हमें इंचार्ज के कमरे में ले गया। खिलाफ तवक्का इस वक्त एसएचओ भी इलाके गश्त पर नहीं था। एसएचओ इंस्पेक्टर की रैंक का अफसर था और रिवायती पुलिस वालों के बरक्स खासा चाको-चुबंद और हशाश बशाश दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर वो खबासत भी नहीं थी जो मुसलसल हराम की कमाई खाने की वजह से पैदा होती है। इसने बनज़र गैर बारी बारी हम दोनों का जायजा लिया, फिर एएसआई से मुखातिब हुआ, क्या किस्सा है? इसका बयान है सर कि इंडियन हाई कमीशन का मुलाजिम है। इसने जगमोहन की तरफ इशारा किया और ये साहिब इसे अगवा करके कत्ल करना चाह रही थी। मैं इस दौरान में मुसलसल सोचता रहा और अब ज़हनी तौर पर एसएचओ के हर सवाल का जवाब देने को तैयार था। आप क्या फरमाते हैं? एसएचओ ने मुझसे ऐसे लहजे में पूछा जिससे मुझे अंदाज़ा न हो सका कि इसने वो सवाल वाकई संजीदगी से किया है या तंज कर रहा है। फिर वो एएसआई से मुखातिब हुआ, पहले तो आप ये कन्फर्म करें कि ये साहिब वाकई हाई कमीशन के मुलाजिम हैं या गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जगमोहन ने फ़ौरन अपनी जेब से शनाख्ती कार्ड और 2-3 विजिटिंग कार्ड निकाल कर एसएचओ के सामने रख दिए और बोला, आप मेरे हाई कमीशन फ़ोन भी कर सकते हैं। मुझे भी इससे इनकार नहीं है कि इंडियन हाई कमीशन का मुलाजिम नहीं है। मैंने पूरे तमाम लहजे में कहा, आप प्लीज़ ज़रा अपनी शनाख्त कराएं, नेशनल आईडी कार्ड तो होगा आपके पास। एसएचओ का लहजा अब भी नरम था। यकीनन है, मैंने एतमाद से कहा, यह हकीकत भी थी, मगर इसे नेशनल आईडी कार्ड देने का मतलब था खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना। अभी तो शायद वो मुझे पहचाना नहीं था कि मैं ही वो बदनामी ज़माना दहशतगर्द कामरान हूँ जिसके सर की कीमत कई हुकूमतों ने लगा रखी है। मैंने जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला और इसकी मुख्तलिफ जेबों को यूँ तलाशी लेने लगा जैसे आईडी कार्ड तलाश कर रहा हूँ। फिर मैंने माजरत खाना लहजे में कहा, सॉरी ऑफिसर, इस वक्त आईडी कार्ड मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ, मेरे बाबा सही आपको मुतमईन कर देंगे, बल्कि हो सकता है वो खुद ही यहाँ चले आएँ। फिर मैंने इत्मीनान से इसे बाबा सही का नाम और फ़ोन नंबर बता दिया। बाबा सही मुल्क की मशहूर लोगों में से थी। इनका नाम सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह चौंक उठा और बोला, आप इनके बेटे हैं? आप खड़े क्यों हैं? प्लीज़ तशरीफ़ रखिए ना, मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने सर्द लहजे में कहा। एएसआई भी फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने तलख लहजे में कहा, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे अगवा करके भारी तावान का मुतालबा करने का इरादा रखता था। इस कंगाल के पास है ही क्या जो ये तावान देगा? यह हाई कमीशन का इतना अहम आदमी भी नहीं है कि इसकी हुकूमत इसके बदले में तावान देने पर तैयार हो। बात इतनी सी है कि इस मरदूद ने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिए थे। इस वक्त ये शदीद ज़रूरतमंद था, इसकी बीवी बीमार थी और इसका कोई ऑपरेशन था। ये रोता हुआ मेरे पास आया था। 50,000 की रकम मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है। मैंने तरस खाकर इसे रकम दे दी। इसका गवाह भी कोई नहीं था। अब जब मैंने इसे रकम की वापसी का मुतालबा किया तो ये सिरे से ही मुकर गया कि मैंने कोई रकम ली ही नहीं है। अगर ये इस वक्त भी ये कह देता कि मैं रकम वापस करने की पोजीशन में नहीं हूँ तो मैं इसे
वो रकम माफ़ ही कर देता, मगर इसकी हठधर्मी पर मुझे गुस्सा आ गया। आप जानते हैं हम जिम्मेदार लोग प्यार मोहब्बत से लाखों रुपए कुर्बान कर देते हैं, मगर कोई ये चैलेंज करे कि हमसे रकम वसूल करके दिखाओ तो 1 रुपए के लिए भी खून की नदियां बह जाती हैं। मैं इसे सिर्फ डराना धमकाना चाहता था, वरना ऐसे लोगों से मैं खुद नहीं निमटता, मेरे आदमी निमटते हैं। अगर इसे अगवा करने का प्रोग्राम होता है तो मैं यूँ अकेला न निकल पड़ता। और आप जानते हैं कि ऐसे काम हम खुद किसी भी कीमत पर नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे पास बंदों की कमी नहीं है। फिर मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाबा साईं को एक टेलीफोन कर लूँ। फ़ोन आप शौक़ से इस्तेमाल करें, मगर मेरा ख्याल है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो जगमोहन से मुखातिब हुआ, आप बताएं कब दे रहे हैं इनकी ये रकम? ये झूठ बोल रहा है, जगमोहन तिल मिलाकर बोला। मैंने तो इससे पहले इसकी शक्ल भी नहीं देखी है, ये मुझसे कुछ मालूमात। वो कहते कहते रुक गया। हाँ बोले, एसएचओ ने जल्दी से कहा। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं अपने हाई कमीशन फ़ोन करना चाहता हूँ। इस सूरत हाल से मेरे साथ साथ एसएचओ भी घबरा गया। अगर जगमोहन कोई आम आदमी होता तो एसएचओ अब तक इसकी चमड़ी उधेड़ देता। बाबा साईं के हवाले के बाद इसकी सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ थीं। बात अगर इंडियन हाई कमीशन की ना होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना था, मगर इस वाक़े को बैनुल अक़वामी मीडिया बड़े पैमाने पर उछाल सकता था। ये 2 अफराद का नहीं बल्कि 2 मुल्कों के ताल्लुकात का मसला था, मुल्क भी ऐसे जिनके दरमियान पहले ही कशीदगी मौजूद थी। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।